अब हमने कवर किया कूलम्स लॉ में हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है उसको हमने देखा और ये देखा कि कूलम्स लॉ जो है वो उसकी एक्सप्रेशन क्या देता है, उसकी डायरेक्शन क्या है। उसकी डायरेक्शन में अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दे। उसमें जो आर हैट आपके पास नजर आ रहा था ना आपको, वो आर हैट बेसिकली यूनिट वेक्टर है फ्रॉम द पॉइंट where your charge is placed and the point where you are observing the electric field from। तो वो जो एक वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो यूनिट वेक्टर होगा वो आर हैट है और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमने नीचे जो है उसको डिवाइड किया हुआ था। तो वो हमने देख लिया फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। मल्टीपल पॉइंट चार्जेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो जो है पॉइंट ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो ड्यू टू टू चार्जेस हो, 2 पॉइंट चार्जेस हो, और फिर हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे फॉर एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। उसी को, उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को उसी तरह से जो है वो हम फॉर एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस भी लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दिस केस वो कहता है कि सबसे पहले हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक को हम बोलते हैं Q1, एक को हम बोलते हैं Q2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उसने एक जो है वो आपके पास एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और एक्स वाई जी एक्सिस बनाने के बाद उसने कहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक को उसने बोला Q1 है, एक को उसने बोला Q2 है, ठीक है। तो क्योंकि हम जो है वो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो उसने हमें दिया होता है कि किस जगह पे आपने जो है वो फाइंड करके देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कहता है ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके देनी है, ई की वैल्यू फाइंड करके देनी है। और ये जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इसमें इसका इफेक्ट भी होगा, उस पर इसका इफेक्ट भी होगा। अब हमने सपोज ये किया हुआ है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, हमने अभी तक इसकी कोई पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे नहीं लेके गए। अगर हम नेगेटिव पे कंसिडर करना भी चाहेंगे तो ऑल वी हैव टू डू इज टू प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर द चार्ज इटसेल्फ, तो वो आपकी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिन से लेके देख लेते हैं कि इस पॉइंट तक जो हमारा वेक्टर है वो क्या है। उसको हम कह देते हैं वो हमारे पास R1 है, ठीक है। और इसी तरह से जो Q2 है हमारे पास, वो उसमें हम देख लेते हैं कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो हमारा वेक्टर है वो R2 है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो कूलम्स लॉ जो कहता था फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, वो कहता था कि E इज इक्वल्स टू आपके पास Q/4πε0 R स्क्वेयर और R हैट, ये था फॉर अ सिंगल चार्ज। अब इसमें R जो था बेसिकली वो चार्ज से लेके उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखना चाहते हैं कि क्या है, तो हमें इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उसका हमें पता होना चाहिए। तो एक वेक्टर हम और ड्रॉ करते हैं जो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट जिधर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसको हम बोल देते हैं ये हमारे पास आर वेक्टर है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या जो वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास वो है R1 से लेके इस पॉइंट तक का वेक्टर एक ये, और इसी तरह Q2 से लेके इस पॉइंट तक का वेक्टर, ठीक है। ये जो दो वेक्टर्स हैं ये हमारे जो हैं वो इंटरेस्ट के वेक्टर्स हैं। तो अगर हम ये देखें कि किस तरह से ऐसे हो सकता है कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये बने, तो उसके लिए R और R में से अगर आप इस का एरो जो है वो उल्टा कर दो, इधर लगा दो, तो फिर क्या होगा, ये टेल बन जाएगी, टेल से लेके लास्ट वाले की हेड तक फिर ये वेक्टर रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये क्या है, ये R है माइनस R1 है, और ये जो वेक्टर है ये R-R1 का वेक्टर है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो R-R1 का जो जो भी वो होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक हो गया। सिमिलरली ये जो हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम देखना चाहें तो वो आपके पास ये जो वेक्टर है इसको आप कह सकते हो कि ये आपके पास R-R2 होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, हमारा जो वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट था, उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। और वो है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग द वैल्यू ऑफ ई। तो अगर हम पहले के लिए देखें कि E1 की वैल्यू क्या है, तो E1 की वैल्यू जो है हमारे लिए वो बन जाएगी Q1, वही ऊपर वाला सिलसिला फॉलो करते हुए, Q1/4 पाई एप्सिलॉन। अब R की जगह क्या आएगा,
ये वाला, क्योंकि Q1 के लिए है तो द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो हमारे पास था R-R1, तो R-R1 का स्क्वायर ये आ गया। और एक चीज जो इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करनी होती है वो हमारा यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले क्या लेंगे, जो वेक्टर है R-R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R-R1 का मैग्नीट्यूड। हमें पता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड जो है वो उसके यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब क्या बन गया, E1 इज इक्वल्स टू Q1 और इधर आ गया R-R1 वेक्टर की सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और R-R1 का क्यूब। ये आ गई हमारे पास फॉर Q1। सिमिलरली अगर हम Q2 के लिए देखना चाहें, जो E2 होगा वो क्या होगा, तो Q2 R-R2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और R-R2 का क्यूब। तो ये हमारे पास E1, ये हमारे पास E2। और अगर हम देखना चाहें कि एट दिस पॉइंट हमारे पास टोटल E क्या है, तो ऑब्वियसली उसमें इसका भी दखल है और इसका भी दखल है। अगर आप देखो तो जो डायरेक्शन ऑफ E होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर होती है। तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरी E है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन वही है, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, उसकी डायरेक्शन वही है जो इसकी डायरेक्शन है, तो वो गलत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया E2। इसी तरह से जो E की वैल्यू है ड्यू टू चार्ज Q1 वो इसी डायरेक्शन में होगी, वो हो गया E1। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे टोटल E चाहिए एट पॉइंट P, तो वो क्या होगी, वो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट हमारा निकलेगा यहाँ पे वो इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो टोटल E जो होगी हमारी वो इज इक्वल्स टू होगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टोटल देखना चाहता हूँ एट पॉइंट P, हमारे पास E की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी E1 प्लस E2। ठीक है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा Q1 R-R1 डिवाइडेड बाय R-R1 का क्यूब प्लस इसी तरह Q2 R-R2 डिवाइडेड बाय R-R2 का क्यूब। अच्छा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो दरम्यान में तो अपना हैंड रेज कर दिएगा। आपकी अगर कोई चैट वगैरह आप भेज रहे हो तो वो मुझे नहीं मिल रही यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये हो गया फॉर 2 चार्जेस। और अगर इसी चीज को हम एक्सटेंड करें फॉर n चार्जेस तो हम क्या कह सकते हैं कि E हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, साथ हम लगा देंगे समीशन। समीशन क्या कहता है कि I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और अंदर उसके क्या होगा QI R-RI डिवाइडेड बाय R-RI का क्यूब। तो ये अब हमने फॉर n चार्जेस कर लिया, जितने भी चार्जेस हों all you have to do is to find electric field due to a single charge, and then in the end you have to find out the resultant of all those vectors, all those e's। तो वो आप जमा कर लोगे तो आपको एंड में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। अब वो n कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और E का जो यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी वो क्या होती थी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कहते थे हमारे पास आती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है, हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है, यानी कि हमारे पास रो वी होता है, हमारे पास रो एस होता है, हमारे पास रो एल होता है। ये सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हमने पॉइंट चार्जेस के लिए तो देख लिया कि ई को कैसे हमने निकालना है। तो अगर हमें कोई वॉल्यूम दिया हो या हमें कोई सरफेस दी हो, कहा उसकी सरफेस के ऊपर इतनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई लाइन दी हो उसके ऊपर कहा हो कि इसके ऊपर इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हम जो कैलकुलेशन है वो किस तरह करेंगे। तो हम एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करते हैं।
किसी एक शेप से जिसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास v डैश है, मतलब हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अब उसने कहा है कि ये एक वॉल्यूम है, इसकी वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे बताएं और किस जगह पे बताएं, इस पॉइंट P के ऊपर बताएं। तो इस पॉइंट P के ऊपर बताने के लिए अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो जो हमने अभी तक पढ़ा था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हमको एक पॉइंट चार्ज होता था तो एक डेफिनेट वेक्टर होता था हमारा उस पॉइंट से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, और उसको होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके अलावा क्या जरूरी था कि वो चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, बाकी चीजें जो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, वो तो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वही तरीका आजमाएंगे जो हम किसी भी ऐसी जगह पर आजमाते हैं जिस जगह पर हमारे पास वॉल्यूम की बात हो रही होती है, या जिस जगह पे हमारे पास सरफेस एरिया की बात हो रही होती है या लाइन की बात हो रही होती है। मतलब क्या कि एक छोटा पार्ट उठाएंगे और उस छोटे पार्ट को उठा के हम उसके ऊपर सारा एनालिसिस करेंगे और एंड में उसको फॉर द होल वॉल्यूम या फॉर द होल सरफेस या फॉर द होल लाइन जो है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट जो है वो हम उठाते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारे पास इस वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम नया वॉल्यूम का नाम दे देते हैं डी वी डैश। ये जो वॉल्यूम है इसके ऊपर जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो भी रो वी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम हमारा हमने छोटा ले लिया, तो अगर हम टोटल चार्ज देखना चाहेंगे कि टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, तो वो रो वी डी वी डैश होगा। और अगर नीचे देखते तो वो रो वी और वी ये टोटल था, ये होता। तो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया और हमने क्या कहा कि हम अब जो है वो जो डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट का, वो हम निकालेंगे इधर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास आर डैश है, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम बोल देंगे कि वो डी ई है, और ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन वही होगी बाय कूलम्स लॉ जो हमने जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ये तरीका हमने आजमाया। उसके केस में जो चेंजिंग हुई हमारे कूलम्स लॉ के अंदर वो क्या हुई, वो जो डी ई था वो बराबर हो गया। अब हमने सिर्फ ई नहीं लिखा, क्योंकि पहले हम सिर्फ ई लिख रहे थे क्योंकि हम कंप्लीट ले रहे थे, लेकिन इस केस में क्योंकि हमने एक छोटा वर्ड लिया तो हमने डिफरेंशियल ऑफ ई लिया, और डिफरेंशियल ऑफ ई जो है वो बराबर हो गया आर डैश हैट, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो, और ऊपर आ गया हमारे पास डी क्यू जो चार्ज है इसके अंदर, और इसी तरह से नीचे हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन और साथ आर डैश का स्क्वायर, ये चीज आ गई। और इस डी क्यू को हम अगर इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मेंशन करना चाहें तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, रो वी डी वी डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर हैट का, ये आर डैश का स्क्वायर। तो वो कहता है आर डैश हैट जो है इज अ वेक्टर फ्रॉम डिफरेंशियल वॉल्यूम डी वी डैश टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी obtained by integrating the fields contributing by all charges that are making up this entire volume। तो क्या है, वो कहता है ये तो निकल आई डिफरेंशियल ऑफ ई सिर्फ इसकी वजह से। अब अगर हमने इस टोटल के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड्स पे इस पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो जब इस साइड पे लेंगे तो ये आ गया ई हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या बचा, ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल आर डैश हैट रो वी डी वी डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और आर डैश का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आया वो हमारे पास आ गया E फॉर द होल वॉल्यूम। अब ऑल यू हैव टू डू इज टू इंटीग्रेट दिस dv फॉर दिस होल थिंग। इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज आपको पेश आएगी वो यही आएगी कि ये जो डिसाइड करना है हमने कि r की वैल्यू जो है वो क्या है, वो एक इसके अंदर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज है। ठीक हो गया। अभी इसमें अगर आप देखो तो इसमें कांस्टेंट चीज क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, और आर डैश हैट रो वी डी वी डैश, आमतौर पे तो रो वी भी कांस्टेंट होता है लेकिन फिलहाल हमने इसे अंदर इसलिए रखा हुआ है फिलहाल हमने इसे अंदर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बाज़ औक़ात वो हमें रो वी की जो एक्सप्रेशन देता है वो बजाय इसके कि रो वी की एग्जैक्ट वैल्यू दे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रियल वैल्यू, वो हमें रो वी की कोई एक्सप्रेशन दे देता है। जैसे आपने पहले एक दो दफ़ा एग्जांपल में देखा है, तो कोई एक्सप्रेशन आ गई cos फाई इनटू आर इस तरह करके। तो अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर
कोई ऐसी चीज आ रही हो जो यहाँ पे एज ए वेरिएबल है, तो वो हमारा मसला जो है वो खराब कर सकती है, इसलिए हमने फिलहाल रो वी को अंदर रखा हुआ है। हाँ, अगर उसने हमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट वैल्यू इसकी दी हो तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह से अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करो फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस ये होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ ये जो डी क्यू की वैल्यू थी वो अब यहाँ पे हमने इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लिखी थी, तो इस जगह पे वो इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि रो एस टी एस आ जाएगा। बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। और इसी तरह से अगर आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी दी हो तो जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी ये सरफेस एरिया के लिए, वो अब लाइन इंटीग्रल होगा। और लाइन इंटीग्रल किस तरह से होगा? रो एल डी एल होगा डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस जो हैं वो आ गई हैं, अगर आपके पास पॉइंट चार्ज ना हो बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे नजर आई थी। ये एक एग्जांपल है जो उसने आपको दी हुई है। इसके अंदर वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक को वो कहता है कि वो Q1 है, उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 2 क्रॉस 10⁻⁻5 कूलम, एंड Q2 विच इज -4 क्रॉस 10⁻⁻5 कूलम। तो अगर आप देखो, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है। दे आर लोकेटेड इन फ्री स्पेस एट कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको respectively in a Cartesian coordinate system. Find A, the electric field at 3, 1, -2, and B, the force on a 8 cross 10⁻⁻5 coulomb charge located at that point. अब उसने एक नई चीज यहाँ पे फाइंड करने को कही है आपको। एक तीसरा चार्ज उसने दे दिया है। उसने कहा है कि पहले दो की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है, आप पहले तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद वो कहता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी के अंदर एक तीसरा चार्ज पड़ा हुआ है और उसकी भी वैल्यू उसने आपको दे दिया। वो कहता है कि उन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने तीसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है, मुझे ये बताओ कि उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, आप एक एक्सिस ड्रॉ कर लो और उस एक्सिस के ऊपर प्लेसमेंट कर लो चार्जेस की, कि चार्जेस उसने रखे किस तरह से। तो एक उसने कहा है, अगर हम इसको x कहें, इसको y कहें, इसको z कहें, तो एक उसने रखा है पहला 1, 3 और -1 पे, यानी कि x जो है वो 1 है, सॉरी, और y जो है वो 3 है, 1, 2, 3, और z जो है वो -1 है। ठीक है, तो इसको इधर -1 कर लें, तो यहाँ से आप उसकी प्लेसमेंट कर लें। सिमिलरली उसके बाद उसने आपको कहा है कि जो दूसरा चार्ज है वो पड़ा है -3, x जो है इसके केस में वो आपके पास -3 है, यानी कि इसको बैक में एक्सटेंड कर लें। ये अगर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, वो हो गया। और इसी तरह से y जो है वो 1 है, y एज इट इज़ ही है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और z जो है वो -2 है, तो इसको फर्दर नीचे एक्सटेंड कर लें। z जो है वो आपके पास -2 है। तो दो चार्ज आपने प्लेस कर दिए, फर्ज किया मैंने, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। अब वो क्या कहता है, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, और एक पॉइंट है जिसकी इसने कोऑर्डिनेट दिए होंगे कि आपने फाइंड करना है 3, 1 और -2 के ऊपर। तो 3, 1 और -2 के ऊपर आपने फाइंड करना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। तो बेसिकली क्या हो गया, एक वेक्टर आपके पास ये बन गया, एक वेक्टर आपके पास ये बन गया, एक ये बन गया, इसको R बोल दो, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो हमने अभी ड्रॉ की थी, निकाली थी। अच्छा, वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू R-R1/R-R1 का क्यूब, इसी तरह R-R2/R-R2 का क्यूब, और यहाँ पे आपके पास Q2 जो है वो एज इट इज आ गया। अभी अगर आप यहाँ देखो तो इसने यहाँ बाहर माइनस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ Q2 के साथ जो है वो एक माइनस का साइन आना चाहिए था जो उसने नहीं लगाया। अब ऑब्वियसली अगर एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इफ ही इज टेकिंग दैट माइनस साइन आउट, तो इसका मतलब वो कॉमन ले रहा है। तो ये प्लस अगर होना था तो ये माइनस होना था, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपने देख लेना।
वेक्टर R1 R2 एंड R वो कैसे पता लगेंगे, उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट का ओरिजिन से निकालना तो बड़ा ही आसान है। तो R1 जो है वो उसने ये वाला वेक्टर एज इट इज लिख दिया, x हैट प्लस y हैट 3 माइनस z हैट। R2 वो लिख दिया, और R जो है वो उसने ये इस पॉइंट के ऊपर जो है वो लिख दिया जी। ऐसा उससे मिस्टेक हुई हुई है इस वक्त। तो आप यहाँ कह लो ठीक। कि यहाँ पे अगर ये इस तरह माइनस बाई निकाला है तो यहाँ माइनस आना है। ठीक हो गया। तो ठीक है सर। R1 आ गया, R2 आ गया, ये R आ गया। अब इसकी वैल्यूज उसने एज इट इज उसके अंदर पुट की हैं, E की वैल्यू निकल आई। अब जो लास्ट चीज थी वो उसने कही थी कि इसकी वजह से, इस E की वजह से जिसकी वैल्यू हमने निकाली है, इसकी वजह से जो Q3 है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो क्या होगी। तो वो हमने पढ़ा F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। E की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, Q3 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है ये 8 क्रॉस 10⁵। बस इसकी वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो लास्ट चीज उसने डिमांड की है वो भी आपके पास यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ओके। इसमें ये जो एग्जांपल है ना, इसको आपने जरा गौर से देखना है। ये एग्जांपल काफी मुश्किल है, इसको थोड़ा सा समझना ट्रिकी है। इसमें वो कहता है कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, और ये रिंग यहाँ पे चौड़ा करके दिखाया हुआ है ताकि आपको ये एरिया दिखा सके, लेकिन बेसिकली ये एक रिंग है, और इसीलिए उसने उसको आप यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दी है, रो एल जो है ना वो उसने आपको दिया हुआ है। अगर कोई सरफेस होती तो रो एस दिया होता। तो उसने कहा है कि एक रिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो उसने बताया हुआ है कि इसका जो रेडियस है आपके पास वो बी है, देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा उसने कहा है कि जो लाइन चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर वो रो एल डैश है। और उसने कहा है कि एक पॉइंट है ये पी जो जी एक्सिस के ऊपर है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और एच। इस जगह पे उसने कहा है कि आप फाइंड करके दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक हो गया। तो ये जो है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक रिंग है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए, क्योंकि एज लॉन्ग एज इट इज रिंग एंड इट इज इन टू डायमेंशंस तो हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल। लेकिन अगर ऐसे दो रिंग होते, एक यूं होता है और एक यूं होता है, तो एक स्फेयर बन रहा होता, तो फिर हमें स्फेरिकल की तरफ मूव करना पड़ता। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारे पास इसको देखने के लिए सिलेंड्रिकल है। ठीक हो गया। अब उसके लिए अगर आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, रो एल है, तो रो एल है तो इसका मतलब हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो जो अभी हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन रो एल डी एल डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर, और इधर जो है वो आर डैश का हेड। ठीक है। इसके लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो मैंने आपको कहा था, बाजू का जो सबसे मुश्किल काम होता है वो आपके पास होता है इस आर को देखना। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम पूरे के लिए तो नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा पार्ट लेते हैं, एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, और सबसे पहले उसके ऊपर जो है अपना एनालिसिस करते हैं, ताकि एंड में हम एक इंटीग्रेशन लेके तो उसको फॉर द होल रिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो कहता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा पार्ट ले लिया हमने इस रिंग का, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये जो एक छोटा पार्ट है, क्योंकि ये कर्वेचर के ऊपर है, तो हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, आर डी फाई से। और इस केस में आर जो है वो हमारे पास बी है, तो हम इसको बी डी फाई से। तो वो उसने कहा हमने एक डी एल लिया, ठीक है, और उसको हमने बी डी फाई से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो डीएल के लिए ऑब्वियसली फाई भी चेंज होगा, और जो एंगल होगा वो डी फाई होगा, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको बी डी फाई लिखा है। ये जो एक पार्ट लिया, इस पार्ट के ऊपर अब हमने देखा कि यार इसका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक जो है वो क्या होगा, वो वेक्टर हमें चाहिए, उसको हमने यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमें जो वैल्यू चाहिए वो R1 डैश की चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो इस टाइप की एक एग्जांपल हमने की थी, और उसमें मैंने आपको कहा था कि जब हम डिस्टेंस वेक्टर देख रहे होंगे या पोजीशन वेक्टर देख रहे होंगे, डिस्टेंस वेक्टर देख रहे होंगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पाई को जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा इसका जो डिस्टेंस वेक्टर हो। ये जो वेक्टर है, फर्ज कर लिया कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो थे बी फाई और 0, ठीक है, क्योंकि हाइट 0 है ना, बी रेडियस है और फाई उसका एंगल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, किस तरह से लिख सकता हूँ, 0 माइनस बी, ऐसे ही निकालते थे ना डिस्टेंस वेक्टर, 0 माइनस बी, P2 से P1 को माइनस करते थे।
तो माइनस आर हैट की डायरेक्शन में बी और फिर h माइनस 0, फाई को हमने नहीं लिखना, तो h माइनस 0, ये क्या बचेगा z हैट की डायरेक्शन में h। तो ये आ गया हमारे पास R1 फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग जो हमने लिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस जगह पे और क्या चीज चाहिए होती है हमें, यहाँ पे इस जगह पे जो डी क्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, है जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो रो एल डैश और डी एल डैश होगी या डी एल होगी, जो भी हमने ये स्मॉल पार्ट लिया था। ये हो गया। तो और क्या चीज चाहिए होती है, R1 का यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर आ गया, और इसी तरह से सॉरी मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, और यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर था माइनस आर हैट बी प्लस जी एच डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या था, बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। के आगे अभी तक हमने ये वैल्यूज निकालनी थी जो हमें चाहिए थी, क्योंकि अब हम फिर से उस बात को दोबारा से याद करते हैं कि हमने एक स्मॉल पार्ट के लिए लिया है, तो जो हम ई की वैल्यू निकाल रहे हैं वो डिफरेंशियल है, वो पूरी ई नहीं है, वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से जो ई पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू है। तो ये डिफरेंशियल ऑफ E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक हो गया, और आ गया R1 डैश का हैट, और आ गया रो एल डी एल डिवाइडेड बाय R1 डैश का स्क्वायर, और अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर लें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसके साथ R1 का ये वाला वैल्यू माइनस आर हैट बी प्लस जी हैट एच डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गई आर हैट की वैल्यू, और आगे आ गया हमारे पास रो एल डी एल, और नीचे हमारे पास था R1 डैश का स्क्वायर, और R1 डैश का मैग्नीट्यूड क्या था, ये था, स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास जगह नहीं बची, आगे है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, DE1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और माइनस आर हैट बी प्लस जी हैट एच डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 1/2 ये था और 2 ये था, और साथ इसके एक चीज और रह गई, वो क्या थी, रो एल डी एल। ठीक है, यहाँ तक अब हम पहुंच गए, यहाँ तक तो डी एल की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, माइनस आर हैट बी प्लस जी हैट एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 3/2, रो एल, और डी एल की वैल्यू क्या थी, बी डी फाई, ये जो हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है तो ये आ गया हमारे पास DE1। अब अगर मैं कहूं कि इसी तरह की एक और हमने जो है, क्या इसका नाम है, स्मॉल लेंथ जो हमने ली थी, इसी तरह की एक और स्मॉल लेंथ हम लेते हैं, लेकिन वो 5 + पाई पे ले लेते हैं, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट इस जगह पे। ठीक है, और इसको मैं DL डैश बोल देता हूँ, ये एक दूसरी साइड है जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, 5 + पाई के ऊपर है। सबसे पहले ये यहाँ पे मिटा हुआ है, ये ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे इस P के ऊपर इस R1 की वजह से जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी भला, इसी की डायरेक्शन में, DE1। ठीक है, तो वो कहता है कि हमने ये एक ले लिया DL डैश, और इस केस में अगर हम देखें कि यही सारा कुछ हम अप्लाई करें फॉर दिस सेकंड सिनेरियो, हम एक DE2 निकालने की कोशिश करें जो इसके अपोजिट साइड के ऊपर है, तो यहाँ पे भी एक सॉरी एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे एक वेक्टर बना था, और इसकी वजह से पैदा होने वाली जो DE होगी वो DE2 अगर हम उसे कह लें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
अब आप इसको इमेजिन करें, क्योंकि ये 2 डायमेंशंस में है तो ये इतना ही मैं दिखा सकता हूँ। आप इसको इमेजिन करें कि एक सिक्का, उसकी सिर्फ बॉर्डर है, उसके एक साइड पे हमने एक स्मॉल पार्ट लिया, उसकी दूसरी साइड पे दूसरा स्मॉल पार्ट है, और वहां से एक हाइट तक एक एरो जा रहा है और उसी डायरेक्शन में DE2 है। सिमिलरली इधर DE1 जो है वो भी उसी एरो की डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास जो DE2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसमें अब एक चीज हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो DE1 था, अगर हम देखें इसके ये जो वेक्टर है, इसके अगर हम दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करें, तो आपको क्या लगता है वो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से एक्सिस के ऊपर होंगे? तो दो कंपोनेंट्स अगर हम बनाएं तो एक Z का कंपोनेंट बन जाएगा और एक R का कंपोनेंट बन जाएगा। यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको, एक R का है और एक Z का है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस DE2 को इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो वो क्या होगा? ये भी एक Z की डायरेक्शन में है और एक R की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में वो कहता है कि अगर आप देखो यहाँ पे गौर से, तो ये इसके बिल्कुल 180 डिग्रीज के ऊपर था। ठीक है, तो अब ये दो कंपोनेंट अगर हमने किए और हम कहते हैं कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि DE1 प्लस DE2 क्या है, तो कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे और कौन से कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं अपने आप को? कंपोनेंट्स कैंसिल कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब हम इसका एडिशन लेंगे तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा R का, लेकिन Z जो है वो एड अप हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस केस में वो यही कहता है कि जब हम D1 DE1 प्लस DE2 लेते हैं तो R कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और Z कंपोनेंट्स जो हैं वो एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हमने DE1 और DE2 दोनों को हमने एड अप किया तो हमारे पास जो जवाब आएगा अब उसमें R यूनिट वेक्टर नहीं रहा, क्योंकि वो कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, बचा Z यूनिट वेक्टर, और क्या बचा? रो एल, और क्या बचा? बी। ठीक है, साथ क्या था? H जो Z के साथ था, साथ एक 2 भी आएगा ऑब्वियसली, दोनों का जो ऐड हुआ है, और D5 नीचे क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन बी का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर 3/2। वो R वाले चीजें कैंसिल हो गई, दूसरे वाले में 2 आ गया, वो 2 यहाँ पे अब लग के ये नीचे 2 रह जाएगा, ऊपर वाला 2 कट गया। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहां हमारे पास DE1 और DE2 आ गया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट माई ई ड्यू टू द होल रिंग, तो जो मेरी इंटीग्रेशन होगी, पहली बात वो विद रिस्पेक्ट टू फाई के हिसाब से होगी। ठीक है, और फाई के हिसाब से अगर होगी तो मुझे फाई की लिमिट्स क्या लेनी चाहिए? अब 0 टू पाई सेमी सर्कल। क्यों? ये बेटा इसकी रीजन ये है कि हमने सेक्शन 2 लिए हुए। अगर हमने ये वाला काम ना किया होता ना, D1 प्लस DE1 प्लस DE2 वाला, हमने सिर्फ यही चीज यहाँ से ही पकड़ी होती और इधर से हम इसको कन्वर्ट करते DE को, अगर हम इधर से आगे मूव कर रहे होते ना इधर से, और हमने ये वाला काम ना किया होता, फर्दर सिंप्लीफाई ना किया होता, तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन लेते तो 0 से 2 पाई लेते, क्योंकि हम एक सेक्शन ले रहे हैं और अब हम उसको पूरे उस पर घुमाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने ये काम कर लिया इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर एक्सप्रेशन फर्दर, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमने दो सेक्शंस ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब आप देखो इस रिंग को पूरा करने के लिए इसको हमें कितना घुमाना पड़ेगा? इसको हम पाई पे घुमाएंगे तो ये वाला सेक्शन इधर आ जाएगा और ये वाला सेक्शन इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा रिंग कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से हमने 0 से पाई तक पुट करना है। तो अगला काम हमारा है कि हमने, क्योंकि ई कंप्लीट लेनी है, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, और उसकी जो लिमिट्स होंगी हमारे पास वो होंगी 0 से लेके पाई तक। तो रो एल बी एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन, सॉरी अंडर रूट नहीं है ना, बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 3/2, और साथ हमारे आ गया 0 से लेके पाई तक D5। और पाई तक होगा तो इसका मतलब क्या? यहाँ पाई आ जाएगा, वो पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, और हमारी जो एक्सप्रेशन बचेगी वो बचेगी Z हैट रो एल बी एच डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 3/2। ये हमारा आंसर निकला है इस पॉइंट पे रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो वैल्यू आई है आपके ई की। अब अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो आपको हमेशा के लिए ये एक सबक मिल जाना चाहिए कि जब भी आपके पास एक रिंग ऑफ चार्ज होगी ना,
तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना उसकी वजह से, उसकी डायरेक्शन हमेशा जी की डायरेक्शन में होगी। अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ आपको रिलेट करने के लिए, कि आपने देखा था ना सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में से गुजरती हुई चार लाइनें भी देखी थी मैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो क्या होती हैं, अगर आप इसको एक रिंग कंसिडर करो और इसमें से करंट गुजार रहे हो, या इसको एक रिंग कंसिडर करो और इसके अंदर आप इसको मैग्नेट बनाया हुआ है, तो आपके पास ये जी सिर्फ जी की डायरेक्शन में ही नजर आती हैं लाइंस। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए, एक उसके लिए। इसी तरह आप अगर इधर देखो तो इधर भी आपको जो वैल्यू मिली है ई की, वो सिर्फ जी की डायरेक्शन में मिली है। ठीक है, किसी और डायरेक्शन में नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसे ही इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज वो कहता है, इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ क्यू लिखना चाहें, तो एक पूरे रिंग के अंदर हमारा टोटल चार्ज कितना होगा, पर 2 पाई पी रो एल। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं अगर इसको इन द फॉर्म ऑफ क्यू लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे 2 चाहिए, पाई चाहिए, बी चाहिए और रो एल चाहिए। मेरे पास क्या क्या है, बी है, रो एल है, 2 और पाई चाहिए, तो मैं 2 और पाई से ऊपर डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ऊपर मैंने जब 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया और नीचे मैंने 2 पाई से डिवाइड भी किया, तो ऊपर मेरे पास 2 पाई रो एल और बी की जगह मैंने लिख दिया क्यू, ऊपर बचा एच, नीचे आ गया 2 टू ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 3/2। ये हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ क्यू लिख लिया है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई ये बात। इसके अंदर वो एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको बोलता है, उस स्टेप के अंदर वो क्या कहता है कि आपने अभी तक तो हमने देखा था रिंग के लिए, अब वो कहता है कि फर्ज कर लेते हैं कि ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है। ठीक है, पहले तो इसके अंदर ये खाली चीज थी ना, तो अब ये डिस्क है, और इस डिस्क, अगर डिस्क है तो ऑब्वियसली रो एल तो नहीं होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, रो एस होगा। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि ये डिस्क है और इस डिस्क के लिए मुझे बताएं कि वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम लास्ट एक्सप्रेशन दोबारा लिख लें। ई हमारे पास निकला था जी हैट एच ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, साथ था बी का स्क्वायर, साथ था एच का स्क्वायर, साथ था 3/2, और इधर क्या था, क्यू। अगर मैं इसको, ये हमने निकाला था फॉर दैट रिंग, अगर मैं इसी को यूज करना चाहूँ फॉर डिस्क, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी मुझे इसके अंदर, के लिए क्या आ जाएगा, रो एस डी एस, पहले रो एल डी एल था, तो अब हमारे पास जो चेंजिंग होगी वो रो एस डी एस आ जाएगा। अच्छा, रो एस डी एस को हम कैसे लिख सकते हैं इसके केस में, मतलब कहने का मेरा ये है कि एरिया को दो लेंथ्स की फॉर्म में लिख सकेंगे। जैसे दो लेंस हैं, एक एल है और एक समथिंग एल्स है, उसका क्रॉस, जैसे हमने अभी लास्ट के अंदर आपने कहा था कि आपने डेल वी को चेंज कैसे कर दिया, तो उसमें हमने डेल एस और डेल एल से चेंज किया था। इसी तरह अगर हम दो लेंस यहाँ पे देखें तो हमारे पास रो एस एज इट इज छोड़ दें, एक तो बन गई जो सरकमफेरेंस था हमारा, ठीक है, और दूसरा जो डी बी था। हाँ, ये एक रिंग है। ठीक है, हम क्या करें, हम किस तरह से इंटीग्रेशन लें कि ये रिंग मेरा जो है ये कन्वर्ट हो जाए एक डिस्क के अंदर। कौन सी ऐसी चीज है जो इस डिस्क में और उस रिंग में फर्क था, पहला हिस्सा रिंग में सरफेस नहीं थी, इस केस में सरफेस है, ऐसे ही है ना, मतलब बीच वाला हिस्सा इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने 2 पाई आर वाले सिलसिले को इंटीग्रेट कर दूं फॉर द होल रेडियस, तो जो मुझे चीज मिलेगी वो चीज मुझे डिस्क दे देगी। और उसने क्यू को चेंज कर लिया रो एस डी एस से, और रो एस डी एस में उसने कहा कि ये आ गया आपका सरकमफेरेंस, अगर इस सरकमफेरेंस को आप फॉर द होल रेडियस इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि हमने फॉर द होल रेडियस ऐसे बेतहाशा रिंग बना लिए और उनको हमने एड अप कर दिया, यही कहते थे ना इंटीग्रेशन, यही होती थी। तो हमने जीरो से लेके रिंग्स बनाना शुरू किए और एंड में उन सबको जमा कर दिया, तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो क्यू जो है वो हमारे पास वो कहता है, अब चेंजिंग के लिए उसने इसका एरिया, एरिया कह रहा हूँ रेडियस, बी की बजाय ए कर दिया, तो हम रो एस 2 पाई ए डी ए इस तरह करके हम इसको लिख लेते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, उसके अलावा यहाँ भी बी की जगह ए आ जाएगा, तो एच ओवर
4 पाई एप्सिलॉन आ गया, बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 3/2 आ गया, और साथ आपके पास आ गया 2 पाई रो एस और आर डी आर। ठीक है, तो 2 पाई आर डी आर वो आ गया आपका डी एस, और रो एस आपका आ गया ये। इस केस के अंदर आपने ये इसको इस तरह से लिख लिया। अब वो कहता है कि अगर आप जो है वो निकालना चाहते हो कि टोटल फील्ड ई क्या है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे, और इंटीग्रेशन किस लिहाज से लोगे, डी आर के लिहाज से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ले ली हमने, और वो निकली h ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ए का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर 3/2, और इधर आ गया आपके पास आर डी आर, और इसकी आपने इंटीग्रेशन ले ली है 0 से लेके कहाँ तक, ए तक, जो आपको उसने दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई भी था, पाई से पाई कट गया, ये 2 हो गया। इसकी वो कहता है अगर आप इंटीग्रेशन ले लो तो जो जवाब आता है आपके पास, वो आपके पास आएगा जी रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, डायरेक्शन को कर रहा है बेसिकली। डायरेक्शन किसकी, एच की डायरेक्शन। कहने का मकसद ये है कि डिस्क है ना, तो ये जो पॉइंट P है वो अगर तो पॉजिटिव एच की डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपर पॉजिटिव जी की डायरेक्शन में है, एच उसका पॉजिटिव है, डिस्क से ऊपर है, तो फिर प्लस वाली एक्सप्रेशन यूज होगी। अगर ये जो पॉइंट है वो माइनस जी वाली डायरेक्शन में है, तो पॉइंट क्या हुआ, डिस्क से नीचे हुआ, तो उस वक्त में माइनस वाली जो है वो एक्सप्रेशन यूज होगी। तो इसेंशियली ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब हमारे पास ये है। लास्ट चीज इसके अंदर वो ये कहता है कि आप एक ऐसी डिस्क जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब वो एक शीट है जो इनफाइनाइट है। तो अगर हम इसको इनफाइनाइट कर दें, ए को इनफाइनाइट पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन का क्या हाल हो जाएगा, यहाँ नीचे गायब हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा प्लस माइनस जी रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन। This is the value of electric field intensity for an infinite sheet of charge. This is the value of electric field intensity for a disk of charge. And the last one, this one was the expression for electric field for a ring of charge. तो हमने 3 एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे निकाली है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वाली ये जो डिस्क ऑफ चार्ज वाली ये, और रिंग ऑफ चार्ज वाली ये। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अभी लेक्चर ये ख़त्म करते हैं।